Hello everyone, I am Mohammad Imran and presently posted as an Assistant Engineer Electrical Safety and Assistant Electrical Inspector, Government of MP Sub Division Bhopal 1। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो बना है उसमें किन किन का समावेश किया गया है। तो इसमें हम जानेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के बारे में तथा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 के बारे में। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए हम कुल 5 मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार है। मॉड्यूल 1, अधिनियम की पृष्ठभूमि और इतिहास। हम समझेंगे कि भारत में बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पहले कौन कौन से अधिनियम थे और विद्युत अधिनियम 2003 की जरूरत क्यों पड़ी। मॉड्यूल 2, राज्य अधिनियम और राज्य अधिनियमों की सामान्य विशेषताएं। हम जानेंगे कि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने सुधार अधिनियम कैसे बनाए और उनमें क्या क्या समानताएं थीं। मॉड्यूल 3, विद्युत अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताएं। हम इस अधिनियम की अहम बातें जैसे उपभोक्ता अधिकार, ग्रामीण विद्युतीकरण, ओपन एक्सेस, मीटरिंग और सरकारी भूमिका को विस्तार से समझेंगे। मॉड्यूल 4, विद्युत अधिनियम 2003 के कुल भाग और महत्वपूर्ण धाराएं। हम अधिनियम के सभी भागों और महत्वपूर्ण धाराओं जैसे लाइसेंसिंग, सुरक्षा, जुर्माना और शिकायत निवारण को सरल भाषा में जानेंगे। मॉड्यूल 05, निष्कर्ष। इस अंतिम मॉड्यूल में हम पूरे कोर्स में जो सीखा उसका सारांश दोहराएंगे ताकि हमें एक साफ और मजबूत समझ बन सके। चलिए अब हम इस प्रशिक्षण को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी मॉड्यूल को विस्तार से समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो हमको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है इसके आने के पूर्व में इसने 3 चीज़ों को समायोजित किया हुआ है। सबसे पहला इसमें जो था हमारा वो था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, जो कि एक्ट नंबर 9 था 1910 का। दूसरा इसमें जो हमारा समायोजित किया गया वो था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। तीसरे नंबर पे जो इसमें कवर्ड किया गया वो किया गया इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। इन तीनों को रिपील करके कंपाइल करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है उसको बनाया गया। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं ये जो हमारे पुराने एक्ट थे जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 जो कि एक्ट नंबर 9 था 1910 का, इनके बारे में आपको छोटी सी समरी देना चाहता हूं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 जो था वो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था उसने इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्रीज के लिए इंडिया में। और इसने दूसरा जो काम किया था वो किया था ग्रोथ ऑफ द सेक्टर थ्रू प्राइवेट लाइसेंसिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पे इन्होंने किया था प्रोविजन फॉर लाइसेंस फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्पेसिफाइड एरिया। फोर्थ वन इज लीगल फ्रेमवर्क फॉर लेइंग डाउन ऑफ वायर एंड अदर वर्क। फिफ्थ वन इज प्रोविजन लेइंग डाउन रिलेशनशिप बिटवीन लाइसेंसी एंड कंज्यूमर्स। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 जो था इसमें हम कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे कि मैंडेट क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दैट इज टू बी कॉल्ड SEBs। सेकेंड वन इसमें जो हमें इम्प्लीमेंट किया गया था वो किया गया था नीड फॉर द स्टेप टू स्टेप इन थ्रू SEB टू एक्सटेंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल अक्रॉस द कंट्री। जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट था इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो पहला अमेंडमेंट इसमें किया गया 1975 में, जिसमें जनरेशन जो था वो सेंट्रल सेक्टर था। सेकेंड अमेंडमेंट जो हमारा किया गया सेक्शन 59, दैट इज सेक्शन 59 अमेंडमेंट टू मेक द अर्निंग of minimum return of 3% on fixed asset as a statutory requirement that is applicable from 1 April 1985। 1991 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि ओपन जनरेशन टू प्राइवेट सेक्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RLDC दैट इज रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। 1998 में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ट्रांसमिशन में भी बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 जो था हमारा उसमें कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, लाइक प्रोविजन फॉर सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो इससे पहले नहीं था, विद पावर टू डिटरमाइन टैरिफ डिटर्मिनेशन का काम जो था वो SERC और CERC को प्रोवाइड कर दिया गया। Constitution of SERC optional for state. Distance of government from tariff determination.
जो टैरिफ डिटरमिन पहले स्टेट करते थे उससे उनको पृथक किया गया। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि विद्युत क्षेत्र को पहले 3 अलग-अलग अधिनियमों से संचालित किया जाता था, 1910, 1948 और 1998 के अधिनियम। इन अधिनियमों का उद्देश्य था निजी कंपनियों को लाइसेंस देना, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) बनाना और टैरिफ नियंत्रण को सरकार से दूर करना। इन्हीं सबको मिलाकर 2003 का एक व्यापक और आधुनिक अधिनियम लाया गया। चलिए अब हम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्ट थे जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को लिया गया। अब हम जानेंगे वो स्टेट एक्ट के बारे में तथा उनके कॉमन फीचर्स जिनसे हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में समायोजित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट रिफॉर्म्स एक्ट में सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ अपने स्टेट एक्ट बना रखे थे। जैसे उड़ीसा का 1995 था, हरियाणा का 1997, आंध्र प्रदेश का 1998, राजस्थान 1999, दिल्ली का सन 2000, मध्य प्रदेश 2000 और गुजरात 2003। इन सभी में कुछ कॉमन फीचर्स थे। सभी में कॉमन फीचर्स क्या थे कि सभी ने एक अनुशंसा की थी कि SERC का गठन किया जाएगा, दैट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा था कि पावर ऑफ टैरिफ फिक्सेशन, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन और वर्किंग ऑफ लाइसेंसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड SERC द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। दूसरा इन्होंने किया था, सभी एक्ट में जो कॉमन फीचर्स थे वो ये थे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ SEB दैट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसको को सक्सेसर एंटिटी बनाया गया, सिंगल बायर मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया, सेपरेशन किया गया जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गिव पॉलिसी डायरेक्शन टू SERC दैट इज policy direction also on subsidy, state government to compensate licensee affected by direction regarding subsidy। अब हम जानेंगे कि हमको न्यू एक्ट 2003 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमको पूरे देश में एक जैसा कानून लागू करना था, इसीलिए हमने सारे पुराने सेंट्रल के 3 एक्ट और स्टेट एक्ट को सम्मिलित करते हुए कुछ हमारे मोटो बनाए और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का निर्माण किया, जिसमें हमको रिक्वायरमेंट ऑफ हार्मोनाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग द प्रोविजन इन द एग्जिस्टिंग लॉ, क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर बेंचमार्क competition which will result in enhancing quality and reliability of service to consumer, distancing regulatory responsibility of government, reformed legislation by several states separately, special provision for the rural areas। इस मॉड्यूल में हमने विभिन्न राज्यों द्वारा लाए गए सुधार अधिनियमों को समझा, जैसे ओडिशा, हरियाणा, यूपी आदि। इनमें SIRC की स्थापना, टैरिफ निर्धारण, SEB का पुनर्गठन और जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का अलगाव शामिल था। राज्य सरकारों को SIRC को नीति निर्देश देने का अधिकार भी मिला। चलिए अब हम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मॉड्यूल 3 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कि एक्ट नंबर 36 ऑफ 2003 था, उसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में जो कुछ साइलेंट फीचर्स लिए गए थे वो थे, जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू बी डिसाइडेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, ट्रेडिंग, मार्केट डेवलपमेंट, रेगुलेटरी कमीशन, आइदर अ CERC और SERC, अपीलेट ट्रिब्यूनल, टैरिफ प्रिंसिपल, CEA दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मेजर अगेंस्ट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ SEBs लिए गए। रोल ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सेक्शन 3 में बताया गया, वो बताया गया कि वो नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाएगा और टैरिफ पॉलिसी बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई नेशनल पॉलिसी फॉर रूरल एरियाज परमिटिंग स्टैंड अलोन सिस्टम। स्टैंड अलोन सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आइदर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट।
Central government to formulate a national policy in consultation with the concerned state government for bulk purchase of power and management of local distribution through user association, cooperatives, franchisee and पंचायत institution etc. इसमें सेक्शन 14 में बताया गया कि no requirement of license if a person is intends to generate and distribute power in rural areas. सेक्शन 6 में हमको बताया गया कि appropriate government to endeavor to extend supply of electricity to all village and helmets. Second one, distribution to be licensed by SERC, State Electricity Regulatory Commission में लाइसेंस की पावर दी गई स्टेट के अंदर. डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी फ्री टू टेक अप जनरेशन एंड जनरेटिंग कंपनी फ्री टू टेक अप डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी. दिस वुड फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन विदाउट गवर्नमेंट गारंटी एस्क्रो मॉडल. रिटेल टैरिफ टू बी डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटरी कमीशन. Metering made mandatory under Section 55. Provision for suspension, revocation of license by Regulatory Commission as it is an essential service which cannot be allowed to collapse. Open access in distribution to be allowed by SERC in phases. That is covered, open access is covered in Section 42. In addition to the wheeling charges, provision for surcharge if open access is allowed before eliminating of cross subsidy to take care of current level of cross subsidy, licensee obligation to supply. This would give choice to customer. Second one, consumer protection end से अगर हम बात करें तो उसके लिए भी कुछ चीजें इसमें implement की गई, like consumer to be given connection within stipulated time under section 43 of 1, penalty in the event of failure to give connection under section 43 of 3, payment of interest on security deposit under section 47 of 4. Regulatory Commission to specify electricity supply code to be followed by licensees under section 50 of EA 2003. Another one feature in consumer protection that has to be provided in Electricity Act 2003 is that no sum due from consumer recoverable after a period of 2 years unless the same was shown recoverable continuously under section 56 of 2. इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी बकाया राशि जिसको हम उसके बिल में दर्शाया ना जावे, लगातार 2 वर्ष तक अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसको बकाया वसूलने का अधिकार लाइसेंसी के पास में नहीं होगा. रिड्रेसल फोरम का कंस्टिट्यूशन किया गया, ओम्बड्समैन का निर्माण किया गया, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट किए गए, लाइक लाइसेंसी रिक्वायर्ड टू मीट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड बाय रेगुलेटरी कमीशन. Failure to meet standard make them liable to pay compensation to affected person within 90 days. Licensee to furnish to the commission periodical information on standard of performance and district level committee. इस मॉड्यूल में हमने अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताएं समझी, जैसे कि ग्रामीण विद्युतीकरण, ओपन एक्सेस, उपभोक्ता संरक्षण, मीटरिंग, चोरी रोकना और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना. इसमें सरकार की भूमिका स्पष्ट की गई है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है. चलिए अब हम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं. अब हम आते हैं हमारे मॉड्यूल 4 पे और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पे. तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शन हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो कि एक्ट नंबर 36 2003 का है, जो कि 26 मई 2003 को लोकसभा में पारित हुआ. दोनों सदनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के उपरांत 2 जून 2003 को पब्लिश किया गया और 10 जून 2003 को राजपत्र में पब्लिश होने के उपरांत ये कानून बनाया गया. इसमें टोटल हमारे 18 पार्ट तथा 185 सेक्शन हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हैं. पार्ट 1 हमारा प्रिलिमिनरी है, पार्ट 2 हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड प्लान है, पार्ट 3 जनरेशन, पार्ट 4 लाइसेंसिंग, पार्ट 5 ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 6 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 7 टैरिफ, 8 वर्क्स, 9th सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, 10th रेगुलेटरी कमीशन, 11th में अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, 12th में इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट, 13 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोर्ड, 14th में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, 15th में स्पेशल कोड, 16th में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन,
17th में अदर प्रोविजन, 18th में मिसलेनियस, रिपील एंड सेविंग्स। अब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो सेक्शन 4 जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, वो कहता है नेशनल पॉलिसी ऑन स्टैंड अलोन सिस्टम फॉर रूरल एरियाज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम। Central government shall, after consultation with state government, prepare and notify national policy permitting stand-alone system, including those based on renewable sources of energy and other non-conventional sources of energy for rural areas. Section 5th जो हमारा है वो National Policy on Electrification and Local Distribution in Rural Areas. The central government shall also formulate a national policy in consultation with the state government and the state commission for rural electrification and for bulk purchase of power and management of local distribution in rural areas through panchayat institutions, user association, cooperative societies, non-government organization और franchisees. सेक्शन 12 जो है हमारा ये 2003 का, वो ये कहता है ऑथराइज पर्सन टू ट्रांसमिट सप्लाई एक्सेट्रा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो पर्सन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, distribute electricity, undertake trading electricity unless he is authorized to do so by license issued under section 14 और exempted under section 13। या तो उसने लाइसेंस ले लिया हो या उसको लाइसेंस की आवश्यकता ना हो अंडर सेक्शन 13 में। अब हम आएंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 42 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, दैट इज ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एंड ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, जो कि हमारा सेक्शन 2 में डिफाइंड किया गया है। परिभाषाएं जहां पे हमारी डिफाइन की गई हैं वहां पे उसको बताया गया है। तो ओपन एक्सेस जो था हमारा, वो 1 मेगावाट के ऊपर में अलाउड किया गया है। उसमें कंज्यूमर को एज वेल एज जनरेटर को, दोनों को ये सुविधा मिलती है कि वो अपना जनरेशन एक स्थान पे करें और उसका यूटिलाइजेशन दूसरे स्थान पे करें। एक्ट हमारा कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी टू डेवलप एंड मेंटेन efficient, coordinated and economical distribution systems in his area of supply and to supply electricity in accordance with the provision contained in this act. The State Commission shall introduce open access in such places and subject to such conditions, including the cross subsidy and other operational consents, might be specified within 1 year of the appointed date by it and in specifying the extent of open access in successive phases. क्रॉस सब्सिडी इस प्रकार से होगी कि वो धीरे धीरे कम हो, टू मीट आउट टैरिफ का जो डिटर्मिनेशन होगा उसमें टैरिफ जो हमारी क्रॉस सब्सिडी होगी वे धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस होगी। Such open access shall be allowed on payment of surcharge in addition to the charges of billing as might be specified determined by the State Commission. Such surcharge shall be utilized to meet out the requirement of current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee, provided also that such surcharge and cross subsidy shall be progressively reduced. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धीरे धीरे हमको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि हमारी क्रॉस सब्सिडी और जो हमारा सरचार्ज है वो जीरो लेवल पे आ जाएं। Provided also that State Commission shall not later than 5 years from the date of commencement of Electricity Act 2003 by regulation provide such open access to all consumers who require a supply of electricity where the maximum power to be made available at any time exceed 1 megawatt. That means हमारा open access सिर्फ 1 मेगावाट से ऊपर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 53 की, प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अथॉरिटी, एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, अथॉरिटी। अथॉरिटी जहां पे भी होगा तो वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होगा। तो द अथॉरिटी माई इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई सुटेबल मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंक्लूडिंग द पर्सन एंगेज इन द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग फ्रॉम डेंजर अराइजिंग from the generation, transmission or distribution or trading of electricity or use of electricity supplied or installation, maintenance
or use of any electric line or electrical plant. Eliminating or reducing the risk of personal injury to any person or damage to the property of any person or interference with the use of such property. Prohibiting the supply or transmission of electricity except by means of a system which conform to the specification as may be specified. Inspection of maps, plans and section by any person authorized by it or by an electrical inspector or by any person on payment of specified fees. Specifying action to be taken in relation to any electric line or electric plant or any electrical appliance under the control of consumer for the purpose of eliminating or reducing the risk of personal injury or damage to the property or interference with its use. Section 53, in consultation with Section 177, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हैं जिनका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2023। इससे पहले रेगुलेशन 2010 एप्लीकेबल था, जिसका फर्स्ट अमेंडमेंट अप्रैल 2015 में, सेकंड अमेंडमेंट 2018 में, तीसरा अमेंडमेंट 2019 में आया। इन सभी को रिपील करके वर्तमान में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर रिलेटेड टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2023 प्रचलित है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का है, ये कहता है कि सेव एज अदरवाइज exempted under this act no person other than the CTU, that is Central Transmission Utility, or a STU, that is State Transmission Utility, or a licensee shall transmit or use electricity at a rate exceeding of 250 watt and 100 volts. Number 1, in any street, in any place in which 100 or more person are ordinarily likely to be assembled, or which is a factory under the Factory Act 1948 or mines under the Mines Act 1952, to which the state government by general or special order declare the provision of this subsection to apply. आसान भाषा में अगर इसको मैं बताऊं तो धारा 54 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की है वो हमारी कहती है कि कोई भी व्यक्ति 250 वोल्ट या 250 वाट या 100 वोल्ट से ऊपर किसी रोड पर, किसी स्थान पे या किसी ऐसे स्थल पे जहां पे 100 लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो, या जो फैक्ट्री हो अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 या माइंस अंडर द माइंस एक्ट हो 1952, विद्युत की सप्लाई नहीं देगा without giving before the commencement of transmission or use of electricity not less than 7 days notice in writing of his intention to the electrical inspector and to the district magistrate or the commissioner of police as the case may be, containing particular of the electrical installation and plant. If any of the nature and purpose of supply and complying with such provision of part 17 of this act as may be applicable. Another one important is the provision of this section shall be binding to the government. अब हम बात करेंगे सेक्शन 126, that is assessment. बहुत कॉमन फीचर्स है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ में सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें हमारे पंचनामे बनाए जाते हैं। 2 धाराएं विद्युत अधिनियम 2003 की प्रमुखता यूज की जाती हैं, धारा 126 तथा धारा 135। धारा 126 दैट इज सेक्शन 126 ऑफ एक्ट जो है वो हमारा कहता है, इफ ऑन इंस्पेक्शन on any place or premises or after inspection of the equipment, gadget, machine, device found connected or used or after inspection of record maintained by any person, the assessing officer मतलब हमारा जांचकर्ता अधिकारी, comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgment the electricity charge payable by such person or by any other person benefit by such use. The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or position in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed. The person or whom an order has been served under subsection 2 shall be entitled to file objection, if any, against the provisional assessment before the assessing officer, who shall, after affording reasonable opportunity of hearing to such person, shall pass a final order of assessment within 30 days from the date of service of such order
of provisional assessment of the electricity charge payable by such person. Any person served with the order of provisional assessment may accept such assessment and deposit the assessed amount with the licensee within 7 days of service of such provisional assessment order upon him. If the assessing officer reach to the conclusion that unauthorized use of electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period during which such unauthorized use of electricity has taken place. परंतु यदि वो असेसमेंट के पीरियड को असर्टेन नहीं कर सकता, यदि उसके यहाँ पे मीटरिंग नहीं थी या अन्य कोई कारण थे, तो however the period during which unauthorized use of electricity has taken place cannot be ascertained. Such period shall be limited to a period of 12 months. यदि इस पीरियड का आकलन सही रूप से नहीं किया जा सकता है तो केवल 12 मंथ की बिलिंग ही की जा सकती है अंडर सेक्शन 126। इसमें आपका जो है सेक्शन 126 में सबसे पहले पंचनामा बनेगा। पंचनामा बनने के बाद में प्रोविजनल असेसमेंट जारी होगा। प्रोविजनल असेसमेंट से यदि जिस व्यक्ति का पंचनामा बनाया गया है वो सहमत नहीं है तो आपके पास में अपील कर सकता है। आप उस पे हियरिंग करेंगे, देन फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। आपका फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद में यदि उपभोक्ता या कंज्यूमर विद्युत वितरण कंपनी और लाइसेंसी से सेटिस्फाई नहीं है, ऐसी स्थिति में वो धारा 127 के तहत अपील टू अपीलेट अथॉरिटी कर सकता है। सेक्शन 127(1) एनी पर्सन एग्रीड बाय फाइनल ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 126 may within 13 days of the said order prefer an appeal in such form verified in such manner and to be accompanied by such fees as may be specified by the State Commission to an appellate authority as may be prescribed. Number 2, no appeal against an order of assessment under subsection 1 shall be entertained unless an amount equal to half of the assessed amount is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal. The appellate authority referred in subsection 1 shall dispose of the appeal after hearing the parties and pass appropriate order and send copy of the order to the assessing officer as well as the appellant. The order of the appellate authority referred to in subsection 1 passed under subsection 3 shall be final. No appeal shall lie to the appellate authority referred in subsection 1 against the final order made with the consent of the parties. And final, when the person default in making payment of assessed amount, he in addition to the assessed amount shall be liable to pay on the expiry of 30 days from the date of order of assessment an amount of interest at a rate of 16% per annum compound every 6 months. धारा 127 में हमको अपील के अधिकार दिए गए हैं जो हमारे MPERC द्वारा 2004 में अपील की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अपील तभी इंटरटेन की जाएगी, अपीलेट अथॉरिटी जो बनाई गई है उसमें एक राज्य स्तर से ADM स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को सदस्य क्रमांक 1 तथा विभिन्न जगहों पे पदस्थ कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री तथा मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा को सदस्य क्रमांक 2 तथा विभिन्न जिलों में पदस्थ सहायक यंत्री को संयोजक के रूप में नामांकित किया गया है। अपील निर्धारित प्रारूप में होगी और अपील तभी होगी जब फाइनल ऑर्डर पास किया जा चुका हो अंडर सेक्शन 126। अपील तभी स्वीकार होगी जब अपील में निर्धारित की गई राशि की 50% राशि उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसी अर्थात विद्युत वितरण कंपनी में जमा की कर दी गई हो और उसका एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया गया हो। अपील के लिए एक फीस निर्धारित की गई है जो कि 1 लाख रुपए तक 3% ऑफ असेस अमाउंट, इसी प्रकार से 1 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में 3,000 रुपए या 1% ऑफ असेस अमाउंट को लिया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 135 थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए धारा 126 तथा धारा 135 समान है, लगभग समान है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आम पब्लिक को भी रहता है, विद्युत वितरण कंपनी में भी और सभी लोगों को जो लोग विद्युत से रिलेटेड हैं उन सभी को रहता है। वो ये है कि धारा 135 में कब पंचनामा बनाया जाएगा तथा धारा 126 में कब पंचनामा बनाया जाएगा। तो धारा 135 की जो स्टार्टिंग होती है वो ये कहती है हूएवर डिसऑनेस्टली, जिसने बेईमानी पूर्वक विद्युत का दुरुपयोग किया हो,
उसके ऊपर धारा 135 के अंतर्गत पंचनामा बनेगा, जिससे बाय मिस्टेक या अज्ञानतावश विद्युत का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया हो, उसके ऊपर धारा 126 के अंतर्गत पंचनामा या प्रकरण पंजीबद्ध होगा। धारा 135 में हमको बताया गया है कि whoever dishonestly tape makes or cause to be made any connection with overhead, underground or underwater lines or cables or service wire or service facility of a licensee or supplier as the case may be, or a tamper meter, install or uses a tamper meter, current reversing transformer, loop connection or any other device or method which interface with the accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or otherwise result in a manner whereby electricity is stolen or wasted, or damage or destroy an electric meter, apparatus, equipment or wire, or cause or allow any of them to be so damaged or destroyed as to interface with the proper or accurate metering of electricity, uses electricity through a tampered meter, or uses electricity for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized. धारा 126 तथा 135 के बाद में अब हम आएंगे सेक्शन 142, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन बाय अप्रोप्रिएट कमीशन। सेक्शन 142 में कमीशन को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो नॉन कंप्लायंस होने पे उनकी डायरेक्शन को किसी को पनिश कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, इन केस एनी कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द अप्रोप्रिएट कमीशन। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है, अप्रोप्रिएट कमीशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट मीन्स उसमें बताया गया है कि इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन और द वर्क इज रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट हैज टू बी अप्रोप्रिएट कमीशन मीन्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और अप्रोप्रिएट कमीशन इन केस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। लाइक दैट, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें कहा गया है तो इट माई बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और माई बी अ स्टेट गवर्नमेंट। सो इन एनी केस एनी कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द अप्रोप्रिएट कमीशन by any person, or if that commission is satisfied that any person has contravened any of the provision of this act or the rules or regulation made thereunder, or any direction issued by the commission, the appropriate commission may, after giving such person an opportunity of being heard in the matter by order in writing, direct that without prejudice to any other penalty to which he may be liable under this act, such person shall pay by way of penalty which shall not exceed 1 lakh rupees for each contravention, and in case of continuing failure with an additional penalty which may extend to 6,000 rupees for every day during which the failure continues after contravention of the first such directions। अर्थात अधिकतम पेनल्टी 1 लाख रुपए की, जो कि 6,000 रुपए प्रत्येक दिन के लिए हो सकती है जब से आपने उसका उपबंधन करना स्टार्ट ना किया हो तब से। सेक्शन 146 ऑफ एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, जनरेटिंग कंपनी के लिए, ट्रांसमिशन कंपनी के लिए, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट के लिए। सेक्शन 146, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन। Whoever failed to comply with any order or direction given under this act within such time as might be specified in the said order or direction, or contravenes or attempts or abet the contravention of any of the provision of this act or any rules or regulation made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 1 lakh rupees, or with both in respect of each offence, and in case of continuing failure with an additional fine which may extend to 5,000 rupees for every day during which the failure continue after contravention of the first such offences। कहने का तात्पर्य यह है, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाए गए समस्त नियम, विनियम या रूल्स, चाहे वो राज्य शासन द्वारा बनाए गए हों, केंद्र शासन द्वारा बनाए गए हों, कमीशन द्वारा निर्माण किया गया हो, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हों,
किसी भी नियमों का विनियमों का अगर किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसे 3 माह की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना या 5,000 रुपए डेली के फाइन से दंडित किया जा सकता है, फाइन इम्पोज किया जा सकता है। विद्युत वितरण कंपनी में, ट्रांसमिशन में आजकल एक बहुत कॉमन फीचर जो मैंने अभी अपने लेक्चर में कवर्ड किया है वो ये देखने में आ रहा है कि लाइनों के जहां हमारी लाइनें गुजरी हुई हैं अर्थात शहरी क्षेत्रों में, वहां पे निर्माण किए जा रहे हैं, चाहे वो घरों के निर्माण हो या अन्य किसी प्रकार के निर्माण हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, किसी भी प्रकार के निर्माण हो, तो उसमें हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं। स्पेशल कोड का कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किया गया है। इसी का सेक्शन 151 जो है वो कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। No court shall take cognizance of offence punishable under this act except upon a complaint in writing made by appropriate government. That might be a central government in case of central government or might be a state government or appropriate commission which might be a CERC or SERC or any of their officer authorized by them or a chief electrical inspector or an electrical inspector or a licensee. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज होता है लाइसेंसी अर्थात अनुज्ञप्तिधारी, अर्थात मध्य प्रदेश में डिस्कॉम और द जनरेटिंग कंपनी एज द केस माई बी फॉर द पर्पस provided that court may also take cognizance of offence punishable under this act upon a report of police officer filed under section 173 of Code of Criminal Procedure 1973. Provided further that a special court constituted under section 153 shall be competent to take cognizance of offence without the accused being committed to it for a trial. अब हम आएंगे हमारे सेक्शन 161 पे, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज। If any accident occur in connection with the generation, transmission, distribution, supply or use of electricity or in connection with any part of the electric line or electric plant or any person and the accident result or likely to have resulted in loss of human or animal life or any injury to a human being or animal, such person shall give notice of the occurrence of any such loss or injury actually caused by the accident in such form and within such time as may be prescribed to the electrical inspector or such other person as aforesaid and to such other authorities as the appropriate government may be general or special order direct. सेक्शन 161 हमको प्रोवाइड करता है कि किसी भी प्रकार की यदि किसी मनुष्य तथा पशु के साथ में किसी भी प्रकार का फेटल अथवा नॉन फेटल विद्युत दुर्घटना अगर होती है तो उसकी किस रूप में, किस प्रारूप में हमको सूचना उपलब्ध कराई जानी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। सेक्शन 162 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो है वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। जैसे इसके नाम से हमको क्लियर है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माई नोटिफिकेशन अपॉइंट ड्यूली qualified person to be chief electrical inspector or electrical inspector and every such inspector to appointed shall exercise the power and perform the function of chief electrical inspector or an electrical inspector under this act and exercise such other power and perform such other function as might be prescribed within such area or in respect of such class of work and electric installation and subject to such restriction as the appropriate government might direct. In the absence of expression provision in the country in this act or any rule made thereunder, an appeal shall lie from the decision of chief electrical inspector or an electrical inspector to the appropriate government or if the appropriate government by general or a special order so direct to an appropriate commission. अब हम बात करेंगे सेक्शन 177 पावर ऑफ अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन। सेक्शन 177 में सीईए को अधिकार दिए गए हैं, दैट इज सुटेबल मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडर सेक्शन 53, द इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मीटर अंडर सेक्शन 55, द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 70, the technical standard for construction of electric plant and electric lines and connectivity to the grid under clause B of section 73, the form and matter in which the time at which the state government and licensee shall furnish statistics, returns or other information under section 74, any other matter which is to be or might be specified
All regulation made by the authority under this act shall be subject to the condition of previous publications. अब हम बात करेंगे कि राज्य शासन को किस धारा में अधिकार दिए गए हैं। तो राज्य शासन को धारा 180 में अधिकार दिए गए हैं नियम बनाने के। तो सेक्शन 180, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। द स्टेट गवर्नमेंट may by notification make rules for carrying out the provision of this act, in particular and without prejudice to the generality of foregoing power. Such rule may provide for all any of the following matters, namely the payment of fees of application of grant of license under subsection 1 of section 15, the works of licensing affecting the property of other person under subsection 2 of section 67, such other matter which may be prescribed under clause C of subsection 2 of section 68, the salary and allowance and other terms and conditions of service of chairperson and member of the state commission under subsection 2 of section 89, the form and manners in which the authority before whom oath of office and secrecy should be subscribed under subsection 3 of section 89, any other matter required to be prescribed by the state commission under clause of subsection 1 of section 94, the manner of applying the fund under subsection 3 of section 103, the form in which the time at which the state commission shall prepare its annual accounts under subsection 1 of section 104, the form in which the time at which the state commission shall prepare its annual report under subsection 1 of section 105, the form in which and time at which the state commission shall prepare its budget under section 106, manner of service of provisional order of assessment under subsection 2 of section 126, manner of holding inquiry by an adjusting officer under section 1 of section 143, the form in which the time at which notice to electrical inspector under subsection 1 of section 161, जो कि इसके अंतर्गत जो नियम बनाया गया है वो जून 2016 में मध्य प्रदेश विद्युत दुर्घटना प्रपत्र तामील नियम बनाया गया है। The form in which at the manner of delivery of every notice, order or document under subsection 1 of section 171, any other matter which is required to be or may be prescribed, जिसके अंतर्गत विभिन्न नियम बनाए गए हैं, चाहे वो हमारा विद्युत निरीक्षक की शक्तियों का नियम हो या विद्युत निरीक्षक द्वारा जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं उनके फीस का नियम हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका सेक्शन 185 है, आज भी हमारे अधिकारियों द्वारा एक बहुत कॉमन गलती जो देखने में आती है वो ये होती है कि अभी भी हम आई रूल 1956 बहुत से नोटिस में या कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि सेक्शन 185 ऑफ EA 2003, दैट इज रिपील एंड सेविंग, save as otherwise provided in this act, the Indian Electricity Act 1910, the Electricity Supply Act 1948 and the Electricity Regulatory Commission Act 1998 are hereby repealed। जो हमारा आई रूल 1956 था उसका निर्माण इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत किया गया था, और जब हमारा 2010 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 विद्युत सुरक्षा तथा आपूर्ति संबंधी उपाय अधिसूचित किया गया तो 1956 हमारा ऑटोमेटिकली रिपील्ड हो गया, निरसित हो गया है। अब हमको उसको लिखना लीगली सही नहीं है। हमको जो भी चीज़ें लिखना है वो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2023 में किया गया है, दैट इज केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय विनियम 2023 के अंतर्गत ही करना है। चाहे हमको वो निर्माण के लिए जो हम कमर्शियल्स को या डोमेस्टिक को नोटिस देते हैं वो देना हो, चाहे हमें हमारे लाइनों के मानक के अनुरूप जो दूरी रखना है उनको बताना हो, या इससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स हो, वो हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशन 2023 के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। 1956 को अब हम नहीं बताएंगे। आई रूल 1956 हमारा रिपील हो चुका है। इस मॉड्यूल में हमने अधिनियम के कुल 18 भाग और 185 धाराओं की जानकारी ली। साथ ही
कुछ प्रमुख धाराओं जैसे धारा 12, 42, 53, 126, 135, 161 और 185 की समझ भी विकसित की, जो लाइसेंसिंग, सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार और दंडात्मक प्रावधानों से जुड़ी है। चलिए अब हम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं। इस प्रशिक्षण में हमने भारत के बिजली क्षेत्र के पुराने अधिनियमों की पृष्ठभूमि को समझा, राज्यों द्वारा किए गए बिजली सुधारों की समान विशेषताओं को जाना, विद्युत अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताएं जैसे उपभोक्ता अधिकार, ओपन एक्सेस और मीटरिंग को सरल भाषा में सीखा और अधिनियम की सभी धाराओं व भागों की समग्र जानकारी प्राप्त की। तो अब हमें पूरे अधिनियम की एक ठोस और व्यावहारिक समझ मिल चुकी है।